घर लें या रेंट पर रहें। एक साइड तो लोग बोलते हैं कि बेटा अपना घर ही असली इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम फाइनेंस एक्सपर्ट की सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई घर पर रहो और पैसा इन्वेस्ट करो, वही स्मार्ट डिसीजन है। तो हम तो भैया बीच में कंफ्यूज हो गए। लेकिन आज हम इन्हीं सारी बातों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि मान लो अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपया है तो 1 करोड़ रुपए का घर लेना बेटर है, या वही पैसा हम सिप में, स्टॉक्स में, बिजनेस में या रियल स्टेट प्लॉट्स में अगर लगाते हैं तो हमें वहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो हेलो जी, मैं हूं इंदु दहिया और आज की वीडियो में हम इमोशनल बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल कैलकुलेशन के बेसिस पर बात करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे कि घर लेना चाहिए या रेंट पर रहकर वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। और वीडियो में भाई लास्ट तक बने रहना, क्योंकि बीच में अगर आपने कुछ स्किप कर दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई फ्लैट लेना था या घर लेना था। चलिए जी, अब बात करते हैं घर कब लेना चाहिए, रेंट कब बेटर ऑप्शन होता है, और इंडिया में मिडिल क्लास सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक कहाँ करता है। मतलब इंडिया का जो इन्वेस्टर है ना, वो कहाँ गलती कर देता है जिसकी वजह से वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता है। ये बहुत ज़्यादा सवाल होता है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं। लेकिन भाई कन्फ्यूज़न क्या करना है, अब आप मेरे चैनल पर आए हो तो भाई मेरा चैनल आपकी सारी की सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही तो है ना। और अगर आप रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड जेन्युइन नॉलेज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन बटन दबा देना, ताकि आपको वीडियो जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। देखो भाई, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखो, इंडिया में जो घर है ना, घर का होता है इमोशनल कनेक्शन। अभी मैंने पिछली भी एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने घर और प्लॉट के बारे में बताया है, लेकिन घर और प्लॉट दोनों अलग चीज़ होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे रेंटल के बारे में, ठीक है। देखो, इंडिया में जो घर लेना है ना, वो सिर्फ एक हमारा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता है, ये होता है हमारा एक इमोशनल डिसीजन भी, क्योंकि हमारी फीलिंग्स जुड़ी रहती हैं। हमारे पेरेंट्स की पूरी लाइफ का ड्रीम होता है कि भाई हमारे बच्चे का अपना एक घर होना चाहिए, क्योंकि आप समझो ना, घर के साथ सारी फीलिंग जुड़ना, ये पूरा कनेक्शन होता है यार, कि हाँ भाई हमारे बेटे का अपना घर है, शहर में अपना घर ले लिया है, रेंट की टेंशन नहीं रहती है, मालिक का प्रेशर नहीं रहता है, फैमिली सिक्योरिटी फील करती है, सोशल स्टेटस भी रहता है भाई कि हाँ भाई हमारे बेटे का अपना घर है या हमारा अपना घर है और हम थोड़ी ना रेंट पे रहते हैं। और ऑनेस्टली घर की फीलिंग भी भाई अलग ही होती है, अपना घर अपना ही होता है। लेकिन आजकल ना ज़माना अलग हो गया है ना। अभी प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इमोशनल डिसीजन हमारे फाइनेंशियली जो है वो हमारे लिए डेंजरस बन जाता है एक तरीके से। क्योंकि देखो, अपना घर में तो रह लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे को काम पर लगाओगे ना यार, तभी आप फाइनेंशियली ज़्यादा सिक्योर हो पाओगे, राइट। अब इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो 25-30 साल के लोन ले रहे हैं, सैलरी का 50 से 60% ईएमआई में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाती है। आप अपने घर ले लिया तो सारा पैसा तो वहीं ब्लॉक कर दिया ना, और इमरजेंसी फंड भी नहीं बचता, क्योंकि जितनी भी हमने एफडीज कर ली होती है, बैंक में जो फंड्स करा रखे हैं, जो जितनी भी चीज़ें करा रखे हैं, वो तोड़ ताड़ के हम लोग घर ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी बोलती है कि भाई रेंट देना मतलब पैसा बर्बाद करना, रेंट देने से फार बेटर तो भाई अपने घर में रह लो। लेकिन क्या ईएमआई देना वेल्थ क्रिएट करना है? क्या मतलब आप समझो ना, क्या आप अगर आप ईएमआई दे रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आप बैंक्स को रिच बना रहे हो ना। बैंक में पैसा जा रहा है, वहां पर अगर आप वो फाइनेंशियल चीजें वो सॉलिड हो रही है, लेकिन आपका क्या है, आप कहाँ पर सॉलिड हो रहे हो, ये समझना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, इस बात को मैं आज आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है। हम एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि भाई मान लो, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि भाई मान लो गुड़गांव में एक फ्लैट की कीमत है 1 करोड़ रुपए। वैसे तो गुड़गांव में 5-7 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग होती है, बट हम बात करेंगे यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। अब 20 लाख रुपए की चलो जी डाउन पेमेंट दे दी, क्योंकि हमें पेमेंट प्लान अच्छा मिल गया। 80 लाख का लोन भी ले लेते हैं, 9% का इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है हमें, लोन मिल जाते हैं आराम से, लेकिन 20-25 साल के लिए, राइट। तो अप्रोक्स ईएमआई उसकी बनेगी, मान के चलो कहीं ना कहीं 65 से 67 हज़ार रुपए का आपका ईएमआई बन गया पूरा मंथ। तो आपको भाई ये सुनने में ना बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये उतना नॉर्मल नहीं है। जब महीने के 65-70 हज़ार रुपए जाते हैं ना, और एक आम आदमी की पॉकेट से, तो भाई बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारे कितने सारे खर्चे हैं जो हमारे कनेक्ट होते हैं। और 25 साल में आप बैंक को टोटल कितना पैसा दोगे, सोचा है कभी? डबल पैसा,
अराउंड 2 करोड़ से भी ज्यादा कहीं ना कहीं हो जाता है ये। आप समझो 1 करोड़ की चीज और 2 करोड़ रुपए का आपका लोन। और 2 करोड़ का ही नहीं होता, उसमें आप क्या कहते हैं, जब हम रहेंगे उसमें तो मेंटेनेंस अलग है, सिक्योरिटी चार्जेस, सोसाइटी चार्जेस, रिपेयर रिपेयर के आपके क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स इतने लग जाते हैं, इंटीरियर की कॉस्ट, भाई घर आए हैं तो रॉ घर ही मिलेगा ना आपको, उसके इंटीरियर की कॉस्ट करानी है, रजिस्ट्री करानी है, अब जिसके थ्रू आप घर लोगे उसको ब्रोकरेज भी देनी है। तो इतने सारे, ये तो 2 करोड़ के ऊपर की बात होगी ना, तो ये कहाँ से आएंगे। अब सवाल ये है कि क्या वही पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। आप एक बात बताओ ना, अगर 1 करोड़ की चीज़ पे आप 2 करोड़ रुपए की लायबिलिटी बांध लेते हो, तो भाई ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से, अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, देखो मैं एक रियल स्टेट एजेंट भी हूँ, हम भी लोगों को घर देते हैं, लेकिन बात यहाँ पर आती है कंपैरिजन की, कि अगर घर लेना है या रेंट पर रहना। मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि घर लो या प्लॉट लो, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, सिनेरियोज अलग अलग होते हैं। अब सेकंड सिनेरियो में देखते हैं। अब आप ये बताओ, अब आप सेम एरिया में अगर रेंट पर रहते हो, मान लो 1 करोड़ का जो घर है, ठीक है, 67,000 रुपये उसकी ईएमआई जा रही थी, 65 से 70,000 रुपये के बीच में उसकी ईएमआई जा रही थी। लेकिन हो सकता है कि वो 1 करोड़ का घर हमें कहीं ना कहीं 30-35 हज़ार रुपये में रेंट पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आप डिफरेंस देखो कि कहाँ तो 65-70 हज़ार रुपये जा रहे हैं आपके, कहाँ आपके 30-35 हज़ार रुपये जा रहे हैं अगर आप रेंट चूज करते हो। यानी कि हर मंथ अप्रोक्स 30-32 हज़ार रुपये आप बचा ही रहे हो, देखा जाए तो एक तरीके से, है ना। और अगर आप मान लो ये वाला जो बचा हुआ पैसा है, जो आपका रेंट जाने के बाद जो पैसा बचता है, जो कहीं ना कहीं हम ईएमआई में पे करते, अगर वो पैसा हम कहीं ना कहीं सिप में डाल दें, म्यूचुअल फंड में डाल दें, है ना, तो उन चीज़ों को अगर हम इन्वेस्ट करके मान लो कुछ और खरीद लें, तो वो पैसा आपका डबल हो सकता है 25 साल में। भाई अगर आप करोगे तो सोचो कितना पैसा बढ़ जाएगा उसका, है ना। और आप वो 1 करोड़ के घर के मजे भी ले रहे हो, एक तरीके से देखा जाएगा ना। तो वो 1 करोड़ रुपया आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट होके, हो सकता है कि वो सिप में अगर आप पैसा लगाते हो या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो वहां पर रिटर्न आएगा। मान लो अगर आप 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लेकर रख सकते हो, कोई मान लो कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया है, तो उसमें अगर आपको टाइम टू टाइम वो बढ़ेगा पैसा, है ना। तो अगर एक तरीके से अगर हम बात करें कि अगर सैलरी बढ़ने के साथ साथ सिप इंक्रीज करेंगे और भी ज्यादा, मतलब सिप, मान लो सिप की बात नहीं करते यहाँ पे, सिप हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या मान लो कि एक टाइम पर हमने प्लॉट में पैसा लगा दिया, है ना, तो वो पैसा एक तरीके से बढ़ता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। अब यहीं पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक बात और यूज करते हैं, वो कहते हैं कि रेंट चीप में ले लो, एसेट्स में इन्वेस्ट करो। मतलब कि रेंट जो होता है आपका, मतलब जो आपने घर लिया है वो भी कहीं ना कहीं रीजनेबल ले लो, क्या जरूरत है, क्योंकि घर में ही रहना है ना भाई एक तरीके से, तो आप उस तरीके को एसेट्स में बदल सकते हो, आप उसको क्या कहते हैं अपने ही तरीके से एक वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है यार कि घर कभी लेना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अगर आपके पास इनफ फंड्स हैं तो आप घर लो। अब डिपेंड करता है कि आप घर क्या सोच के लोगे, है ना। अगर आपको लोकेशन आपके हिसाब से मिल रही है, आपकी इनकम की स्टेबिलिटी है, फ्यूचर गोल आपके सेट हैं, फैमिली की कंडीशन अच्छी है, मार्केट सर्कल जो भी आपका चल रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मुद्दा आता है कि पैसा ही इतना है तो उस पैसे से क्या करें, है ना, तो वो वाला डिफरेंशिएट हमें सोचना पड़ेगा। अब घर खरीदना कब बेस्ट है, अब आप बोलोगे कि चलो जी मान लो चलो हम घर मतलब रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन घर कब खरीदें। अब घर कब खरीदेंगे भाई, ये एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन होता है एक तरीके से, कि भाई जब हम एक तरीके से, जब मेरी सैलरी मुझे अलाउ कर रही है, जब मेरे खर्चे मुझे अलाउ कर रहे हैं कि मैं जो है अपना ईएमआई को इजीली भर सकता हूँ। अगर आपने लोन पर घर लेना है तो क्या कहते हैं, पूरी सैलरी अगर आपकी ईएमआई में जाएगी तो भाई फाइनेंशियल स्टेट्स पड़ेगा, फिर अपना वही घर के लड़ाई झगड़े और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें वो शुरू हो जाएंगी। स्टेबल इनकम होनी चाहिए हमारी। अगर बिजनेस अनस्टेबल है, मान लो भाई मेरा कोई बिजनेस है जो सिनेरियोज पर डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल जैसे रियल एस्टेट है या कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर से अगर जैसे मान लो अगर मैं बात करती हूँ रियल एस्टेट की, तो अगर बाहर कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी इंटरनेशनल कोई भी चीज़ आती है, तो उसका असर सीधा हमारे ऊपर भी पड़ जाता है। स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट में भी आप लगा लो कि सेंटिमेंटल के ऊपर बेस्ड होता है हमारा सारा बिजनेस। तो अगर हमारा बिजनेस
अनस्टेबल है, अगर मेरे को पता है कि भाई मेरी जॉब कभी भी जा सकती है, तो मुझे क्या करना होगा, बड़े लोन लेने से बचना होगा, ताकि मतलब मैं कोई ऐसी लाइबिलिटीज ना पालूं अपने ऊपर कि भाई कल को मेरे को प्रॉब्लम आ जाए, कल को अगर मुझे घर में भी बैठना पड़ जाए तो मेरे ऊपर वो ईएमआई का तो टंटा नहीं रहेगा ना। और लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग टर्म अगर मैं सोचूंगी तो मैं देख सकती हूँ, अगर आप 10-15 साल सेम सिटी में रह रहे हो, अगर आपका डिसीजन लॉजिकल है, अगर आप एक ऐसी लोकेशन में घर ले लेते हो जिसमें कल को एप्रिसिएशन बहुत बढ़िया आ जाएगा, मास्टर प्लान से के हिसाब से अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं का बढ़िया होना हो, कहीं पर मेट्रो आनी हो, कहीं से एक्सप्रेसवे निकलना हो, कहीं पर आपको पता है कि कॉरपोरेट हब आने हैं, कहीं पर आपको पता है कि सरकार जो है वो न्यू प्लानिंग करने जा रही है और वहां पर आपको रेट अच्छे मिल जाए, तो ऐसे एरिया में अगर आपको मतलब इस टाइप के एरिया में अगर आप जाओगे तो आपको एप्रिसिएशन मिल जाएगा। और ऐसे इस टाइप के एरिया में जहां पर अभी कुछ नहीं है और लॉन्ग टर्म में आ सकता है, तो वहां पर आप एक सही रेट पर जो है डील कर सकते हो। लेकिन सीधी बात है भाई, जो घर लेने का डिसीजन होगा वो आपका इमोशनल नहीं होना चाहिए, आपको पूरा का पूरा दिमाग के ढक्कन खोल कर चीज़ें डिसीजन लेना होगा। ये नहीं कि फैमिली प्रेशर में आके वाइफ ने बोल दिया कि नहीं जी अपना घर तो होना चाहिए, बच्चों ने बोल दिया, चाचा ताऊओं ने बोल दिया या पिताजी ने बोल दिया, उनको सोचकर अगर आप ये डिसीजन लोगे ना कि भाई घर ले लिया, तो भाई बहुत बुरे फंस जाओगे। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना, ठीक है। और फिर वही बात आ जाती है कि अपना डिसीजन आपको पता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है ना। कई लोग इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज़्यादा फैमिली सिक्योरिटी वैल्यू करते हैं, भाई चलो भाई मैं लोड ले लूँगा ईएमआई का, लेकिन भाई मेरे परिवार के पास जो है घर हो जाएगा। लेकिन वो भी ठीक है कहीं ना कहीं, लेकिन आपके फाइनेंस आपको देखने हैं, वो कोई और नहीं देखने आएगा। और भाई इस दुनिया में आए ना हम लोग, तो एक पीस ऑफ माइंड नाम की भी कोई चीज़ होती है भाई। मुझे मुझे चैन की नींद सोना है कि भाई मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, मैं मतलब मेरी सैलरी आ रही है घर पे यार, उस सैलरी में से आधी ईएमआई पे जा रही है, बच्चों के खर्चे जा रहे हैं, कभी मैं मान लो बाहर का ट्रिप भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो भाई मेरे को तो टेंशन ही रहेगा। तो आजकल 60-70 साल की भाई वैसे जिंदगी रह गई, आधी जिंदगी हम लोग ऐसे ही टेंशन में बिता देंगे कि भाई ईएमआई आ गई है, ये क्या होगा वो क्या, नहीं चाहिए। पीस ऑफ माइंड चाहिए। अगर आपका बैंक आपको अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ करती है तो लो, अदरवाइज रेंट पर रहने में भी भाई कोई बुराई नहीं होती है। रेंट पर रहना कब स्मार्ट डिसीजन है, ठीक है। मतलब चलो ठीक है, मान लो अब रेंट है, कब रहें। अब बात करते हैं हम रेंट कब बेटर ऑप्शन हो सकता है। मतलब अगर जैसे मान लो किसी मेरी सर्विस है, मैं मेरी बदली होती रहती है, मेरा ट्रांसफ़र होता रहता है कि तो भाई मेरे लिए एक शहर में कोई पर्टिकुलर घर लेने से फार बेटर है कि मैं एक डिसेंट अमाउंट का घर लेकर रह सकता हूँ, ताकि मैं अगर मेरे को कहीं जाना है तो दोबारा मुझे ये ना रहे कि यार ये तो बेचना पड़ेगा, नहीं बिक रहा, मेरा तो टाइम आ गया जाने का, कहीं पे प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रक हो जाते हो, है ना। अब जो प्रॉपर्टी प्राइजेज हैं वो ओवर वैल्यूड हो जाते हैं कि भाई देखो एक बात हो ना, अगर आजकल प्रॉपर्टी के प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि एक आम आदमी अगर मान लो गुड़गांव में आपको घर लेना है, तो आप मान के चलो यार मरे से मरा 2.5-3 करोड़ रुपए से नीचे तो कुछ आता ही नहीं है। और मान लो अगर आपको थोड़ा सा लग्जरी चाहिए, थोड़ा सा आपको किसी अच्छे लोकेशन पर चीज़ें चाहिए, तो भाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप रेंट का ऑप्शन जो है देख सकते हो। अब एक बात आ जाती है कि कई सिटीज़ में प्रॉपर्टी प्राइजेस इनकम के कंपैरिजन में बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। एक्सपेंसिव भी तो है ना यार, आप इसकी रहना ही मतलब आप लगा लो लिवलीहुड ही इतना महंगा हो गया है, तो उसमें क्या करेंगे। बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो आपके पास में। अब कभी कभी क्या होता है ना कि बिजनेस सिप स्टॉक्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर लैंड इन्वेस्टमेंट अगर हम करके रख लेते हैं, अगर इन कंपैरिजन ऑफ अगर हम रेंट की बजाय हम इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट से बेटर रिटर्न दे सकते हैं। रेजिडेंशियल जो फ्लैट होते हैं भाई वो कमर्शियल से बेटर रिटर्न भी दे सकते हैं। कैश फ्लो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ईएमआई आपको फाइनेंशियली लॉक कर देती है। ईएमआई जो है ना भाई वो फाइनेंशियली आपको लॉक तो करते हो देंगी, लेकिन आपके दिमाग को भी हैक कर लेती हैं वो। आपका दिमाग ना एक अलग ही डायरेक्शन में रहेगा, 24 घंटे टेंशन। परिवार में शादी हो रही है, खुशियाँ हो रही हैं, लेकिन आपको टेंशन है कि भाई मैं ईएमआई कैसे पे करूँगा, मेरे घर में तो इतने खर्चे हैं, मेरा आधा पैसा वहाँ जा रहा है, आधा पैसा वहाँ जा रहा है, बच कुछ रहा नहीं है।
तो ये जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इन कंपैरिजन ऑफ अगर हम ये बात करते हैं इसकी घर लेने की बजाय, अगर हम रेंटिंग की बात करते हैं, तो एक तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, हमारी जो लिक्विडिटी है उसको बचाता है, इमरजेंसी सेफ्टी मेंटेनेंस करता है कि भाई हमें मान लो कोई फंड की ज़रूरत है तो मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं किसी भी वक्त अपने जो फंड मैंने बचाए हुए हैं, जो फंड मेरे पास घर ना लेके मैंने अपने बैंक में रखा हुआ, उस फंड को मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, है ना। अब इसमें क्या होता है यार, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, जो हम जैसे जो लोग होते हैं मिडिल क्लास, वो समझ नहीं पाते हैं इस खेल को कि हमें क्रिएट कैसे करनी है वेल्थ। तो और इंडिया की, मतलब हमारे इंडिया की तो मिडिल क्लास सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर लेती है कि वो लायबिलिटीज़ को एसेट्स समझ लेती है। मतलब कि भाई जैसे मेरे भी नॉन में कई सारे हैं, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में है, मेरे रिश्तेदार में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने लोन ले लेकर प्रॉपर्टी ले रखे हैं। मतलब ट्रस्ट में भाई, मुझे पता है कि वो किस कंडीशन में रहते हैं, फिर वो उल्टे पुल्टे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका मेंटल लेवल ना बहुत ही अलग होता है, रादर देन की मतलब एक सेटिस्फेक्शन रहती ही नहीं है जिंदगी के अंदर। अब अगर एक बात और भाई बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो अगर घर सेल्फ यूज़ के लिए है, रेंटल इनकम नहीं आ रही है, कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है ना, तो टेक्निकली आपको वो एक्सपेंस भी एक तरीके से हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आजकल क्या हो रहा है ना कि हम लोग भी इतने जो शोशा वाली ज़िंदगी होती है ना यार, हम क्या करते हैं पता है आपको, कि भाई हमें डिनर भी बाहर करने हैं, हमने पूरा अपना बहुत महंगी महंगी शॉपिंग कर ली, बाहर भी घूमने चले गए, इधर बच्चों की फ़ीस भी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ देखी है यार कि हम लोग ना इन्वेस्टमेंट बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं एक तरीके से। मतलब ठीक है हमारा चल रहा है, लेकिन एकदम से अगर मान लो आगे हमें जब हम बड़े हो जाएंगे 30-35 साल की एज में, जब हम फील करते हैं ना यार कि हाँ भाई मतलब अब मैं क्या करूँ, मेरे पास अब उस टाइम पे जब हमें पैसा चाहिए होता है ना, तब हमारे पास पैसा नहीं होता है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन एक्चुअली नेटवर्थ वीक हो जाती है उस वक्त हमारी। अब आप बोलोगे कि मैम आपकी नज़र में स्मार्टेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, क्या हो सकती है कि हम क्या करें। देखो सबसे पहले तो इनकम इंक्रीज करो अपनी, अपने मतलब पूरा जोर लगा दो अपने सोर्सेज करने में, अपनी इनकम जनरेट करने में, है ना। सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, अपना एक इमरजेंसी फंड ज़रूर क्रिएट करो। इमरजेंसी फंड भाई, भगवान ना करे कल को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, एकदम से इतना कोविड काल आ गया था, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो एटलीस्ट भाई हमारे पास ना इतने इमरजेंसी के फंड होने चाहिए कि एकदम से भगवान ना करे कोई मुसीबत आ जाए तो हमारे पास फंड्स हों। इन्वेस्टमेंट क्रिएट करो अपनी, मान लो अगर आप कोई चीज़ लेकर रख लेते हो, कोई प्लॉट ले लिया, कोई सिप में इन्वेस्टमेंट कर लिया, या कोई भी चीज़ आपने कर ली, जैसे इक्विटी में भी लोग करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी लोग पैसा लगाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आप अपनी करके रखो, ताकि आपको इमरजेंसी में कहीं पे भी अगर भगवान ना करे ज़रूरत पड़ जाए तो वो इमरजेंसी फंड आपके पास हो। ऐसे में आप कोई शॉप खरीद सकते हो, आप अपने कोई नॉर्मल बजट के अफोर्डेबल ले सकते हो, कोई लैंड ले सकते हो, कोई कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ले सकते हो जो सही रेट पर आज मिल रही है, कल को क्या कहते हैं मास्टर प्लान के हिसाब से अगर आपको कोई चीज़ अगर आप लोगे तो वो बढ़िया कल को उसमें अप्रिसिएशन आ सकता है। और उसके बाद फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो अगर हो तो घर लो, नहीं तो भाई बेशक मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं आ रहा आपके घर पे ये पूछने के लिए कि आप घर में रहते हो कि भाई आपका ये किराए का। कोई आ रहा है, कोई रिश्तेदार आएगा तो वो ये कहेगा क्या यार कि ये यार अपने पेपर दिखाइए, एक बार पेपर दिखाइए, तेरा घर है कि किसी और का घर है। तो मतलब अपनी ज़िंदगी हम जीने आए हैं, ना कि फाइनेंशियली सफोकेशन में रहने आए हैं। आपको पता है बहुत बड़ा मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि मैंने इतने सारे लोगों को देखा है जो कि ना स्ट्रेस में जी रहे होते हैं कि भाई क्या करें हम लोग, है ना। तो फाइनल इन बातों का फाइनल कंक्लूजन ये है कि भाई घर खरीदना या रेंट पर रहना इसका एक यूनिवर्सल आंसर नहीं होता है, सबकी अपनी एक चॉइस होती है। आपको क्या करना है, आपकी एक समझदारी है। अगर आपकी इनकम जो है स्टेबल है, लॉन्ग टर्म अगर आप प्लानिंग कर कर चलते हो, ईएमआई आप मैनेज कर सकते हो, तो घर लेना ऑब्वियसली एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर आप ईएमआई प्रेशर में दोगे, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगी आपकी। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए, अगर आपकी चीज़ें मैनेज नहीं, आपको अपनी जॉब का खर्चा है, तो भाई रेंट प्लस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डिसीज़न इमोशन से नहीं फाइनेंशियल अवेयरनेस से लो।
फाइनेंशियल अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। मतलब मेरे हिसाब से इमोशंस में ना कुछ भी नहीं होता है। मैं बहुत इमोशनल थी, मैंने इमोशन को छोड़ दिया है, पता है आपको। मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज, मैं बीइंग ए लेडी, मैं इतना प्रैक्टिकल होकर सोचती हूँ कि मैं यहाँ से ये कर लूँगी, वहाँ से ये कर लूँगी, अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं। मतलब मेरे को किसी को प्लीज़ नहीं करना है, मेरे को किसी रिश्तेदार को खुश नहीं करना, मेरे को किसी को कुछ नहीं करना है, मुझे मेरी मेंटल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फाइनली भाई अब आप बताओ कि आप पर्सनली चूज़ क्या करोगे, घर चूज़ करोगे या रेंट चूज़ करोगे। आप मेरी बातों से अगर सहमत करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि भाई मैं गलत बोल रही हूँ तो आप अपने विचार जो है वीडियो में कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बता सकते हैं। एंड ये वीडियो जो मैं अभी बना रही हूँ ना, इन वीडियो को बनाने के पीछे ये है कि लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ना अपने सवाल ज़रूर बताते हैं कि मैडम अगली वीडियो जो है हमें इन टॉपिक्स पर चाहिए। तो अगर आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम मेरी मतलब आप मुझसे और किसी चीज़ के बारे में अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप मुझे किसी और टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं रियल एस्टेट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डाल रही हूँ। अगर और हाँ, मैंने पिछली वीडियो अपनी डाली है लोन के बारे में। उससे पहले मैंने वीडियो डाली थी कि घर लेना चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए। रियल एस्टेट की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो मतलब जो लोग सुनना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो भाई सब्सक्राइब करने में देरी बिल्कुल भी मत करना। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।